देख रहे हैं न्यूज़ 11 स्पेशल और हम बात कर रहे हैं कोरोना की, कोरोना के संक्रमण की, उससे बचाव की और जागरूकता की। तो हम लोग जो राज्य की जो स्थिति है, जिस तरह संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, उसी तरह सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन सभी जगह बेडों की संख्या बढ़ाने में लगा हुआ है, मरीजों को तकलीफ ना हो उसके लिए लगा हुआ है। तो हम बात करेंगे धनबाद की, लेकिन पहले उसके देखते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड में कोरोना का कोहराम। शनिवार 24 अप्रैल 5152 नए कोरोना पॉजिटिव, 110 मरीज की मौत, रिकवरी रेट 75.75%। रविवार 25 अप्रैल 5903 नए पॉजिटिव केस, 103 मरीजों की मौत, रिकवरी रेट 75.16%। सोमवार 26 अप्रैल 5541 नए कोरोना पॉजिटिव, 124 मरीजों की मौत, रिकवरी रेट 74.09%। ये आंकड़े पिछले 3 दिनों के हैं जो डरा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में मरीज जान गंवा रहे हैं। अब तक इस खतरनाक वायरस से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 2115 पहुंच गया है। इतना ही नहीं, सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 49,000 से अधिक हो गई है। अब भी कोरोना को लेकर रांची समेत प्रदेश के कई शहरों में स्थिति भयावह है। इधर कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार में कोई कमी न होते देख राज्य के लोगों के हित में उम्मीद जताई जा रही है कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाई जा सकती है। मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए। मुख्य मुद्दा था दो चीज, एक तो कोविड-19 के विषय में और दूसरा कि अब प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं। दो कि यहाँ बेरोजगारी फैल रही है लॉकडाउन की वजह से, और लॉकडाउन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इसके वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनको दिक्कतें हो जाएंगी। तो आइडिया ये है कि पहले से जो 10 चल रहे थे लोगों की दाल भात कर उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो जैसा कि आप सुने कि PSO ने तैयार किया है एक और एडिशनल जगहों की जहाँ हम लोग खोलना चाहेंगे दाल भात करने। एक दाल भात करने में लगभग 3 घर में 400 लोगों को खिलाया जाता है। अभी तो 5 रुपया लेंगे हम लोग, लेकिन बाद में स्थिति अगर खराब होगी, ज़्यादा होगा तो फिर भी कर सकते हैं पिछले समय के जैसा। अभी 5 रुपया लेकर खिला रहे हैं हम लोग और इसको बढ़ाएंगे। इसी तरह से अभी भारत सरकार ने भी दिया है 5 kg मई के लिए, 5 kg प्रति व्यक्ति, 5 kg जून के लिए। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे उसको मनावे हम ट्रांसपोर्ट करके और किस तरह से उनको ससमय सभी को जो राशन प्राप्त करने वाले हैं उनको समय पर उनको पहुँचा। 20 अप्रैल को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया। इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़ सख्ती बरती गई। राज्य सरकार के इस निर्णय के पीछे उद्देश्य यह था कि राज्य में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने से कोरोना की चेन टूटेगी, संक्रमितों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि पर रोक लगाई जा सकेगी। लेकिन संक्रमितों और ठीक होने वालों के आंकड़े मिल रहे हैं, ये चिंता बढ़ाने वाले हैं। सरकार से लेकर अधिकारी तक एक्शन मोड में है। अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की मुकम्मल व्यवस्था करने के साथ जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सच तो यह है, कोविड के खिलाफ जंग जन भागीदारी से ही जीती जा सकती है, क्योंकि इस महामारी से महासंग्राम में हर इंसान योद्धा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। दिखाई कोरोना को लेकर क्या बताती है, अपने आप में बहुत कुछ दर्शाती है। मैं इस समय धनबाद में हूँ और धनबाद जिले की हालात से आपको अवगत कराऊंगा। और हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात, रांची से और देवघर से 4 साथी लगातार जुड़े हुए हैं जो अपने अपने जिलों की आपकी खबरों बताएंगे। तो फिलहाल धनबाद के ये सेंट्रल हॉस्पिटल है, BCCL का सेंट्रल हॉस्पिटल, इसे भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया गया है और इसके नोडल पदाधिकारी SDM को बनाया गया है।
तो सबसे पहले एसडीएम सुरेंद्र कुमार जी से ही जुड़ेंगे और उन्हीं से जानेंगे। सर, बीसीसीएल का ये अस्पताल, यहाँ भी इसको भी डेडिकेटेड बनाया गया है, हालांकि बीसीसीएल के अपने भी पेशेंट हैं, तो इनके लिए क्या कुछ किस तरह की व्यवस्था और क्या कुछ परेशानी? आप जैसा जान रहे हैं कि धनबाद में चूंकि कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिला प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के लिए बीसीसीएल के जो सेंट्रल हॉस्पिटल है उसके हमने कुछ 30 बेड हम लोगों ने इसको आईसीयू के रूप में कन्वर्ट किया और 40 बेड है जो नॉन आईसीयू के रूप में कन्वर्ट किया, ताकि यहाँ पे भी धनबाद के लोगों की बेहतर इलाज कोरोना के की जा सके। सेंट्रल हॉस्पिटल के अपने भी मरीज हैं, बाकी उनके इमरजेंसी वार्ड हैं वो सब भी चल रहे हैं। तो जिला प्रशासन ने यहाँ के लोगों की बेहतर सुविधा देने के लिए एक सेंट्रल हॉस्पिटल का जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया वो हम लोगों ने यहाँ बनाया। तो चूंकि जिस तरह संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है, तो क्या यहाँ भी संभावना है, जैसे बेडें और जगह पे तलाशी जा रही है, और क्या कुछ हो सकता, क्योंकि ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि आने वाले मई महीने में, जून महीने में, आने वाले कुछ दिनों में संक्रमितों की संख्या बहुत बढ़ेगी, तो और क्या बेड यहाँ पे और कुछ व्यवस्थित हो सकेगा, और खास करके ऑक्सीजन सपोर्टेड? आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अपने यहाँ जो 30 बेड हैं आईसीयू के, वो आज के डेट में सेंट्रल हॉस्पिटल की जहां तक है, धनबाद के लोग अगर प्राथमिकता देते हैं तो सबसे पहले सेंट्रल हॉस्पिटल में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस बार जो हम लोगों ने इसको रिकवर किया है सेंट्रल हॉस्पिटल को, वो सबसे बेस्ट फैसिलिटी है। प्लस अपने जो 40 नॉन आईसीयू बेड हैं वो भी ऑक्सीजन पे है हमेशा। जहां तक बात रही मरीजों की संख्या जो अधिक बढ़ रही है, तो आप नियमित देख रहे होंगे अपने डीसी सर काफी इसके प्रति चिंतन है और वो काफी प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारा जो सदर अस्पताल है वो भी कुछ दिनों के बाद हमारा एक आईसीयू बेड में डेडिकेटेड कोविड के रूप में डेवलप हो रहा है। तो धनबाद के वासियों के लिए जिला प्रशासन हमेशा मेहनत कर रहा है, बेहतर सुविधा के लिए मरीजों के लिए अस्पतालों को हम लोग टेक ओवर भी कर रहे हैं, तो हम लोग बेहतर कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स जो फ्रंट वर्कर हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो ये लोगों के प्रयास से हम लोग बेहतर सुविधा देने में अभी तक हम लोग सक्षम है। निश्चित रूप से सारे लोग लगे हुए हैं, यहाँ चिकित्सक भी लगे हुए हैं, चिकित्सा कर्मी भी लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं, सफाई कर्मी भी लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन अभी भी कभी कहीं कुछ अव्यवस्थाएं आ जाती है, जैसे पता चलता है जो ठीक हो चुके हैं आईसीयू में, लेकिन वो शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बहुत पैनिक हो चुके हैं, भय समाया हुआ, जिसके कारण दूसरे जो जरूरतमंद आईसीयू के हैं पेशेंट, उनको नहीं मिल पा रहा बेड। ये आपने सही कहा। हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल में कल की बात बताऊं, 2 ऐसे पेशेंट है। एक पेशेंट ही इज यूएसए, वो यूएसए में रहते हैं और वो जब यहाँ आए थे, उनका घर यहाँ पे है, तो वो पॉजिटिव पाए गए थे, तो उनको हम लोगों ने आईसीयू में इनको रखा था। वो रिकवर हो गए थे, सब चीज ठीक हो गए थे, लेकिन वो नॉन आईसीयू में जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि नॉन आईसीयू में भी हमारा ऑक्सीजन सपोर्ट है। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो डरे हुए हैं, जबकि जिला प्रशासन और डॉक्टर्स इतने अच्छे काउंसलिंग करते हैं, बोलते हैं कि आपको डरने की बात नहीं, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत अच्छा हो गया। तो हमारे यहाँ एक प्रोविजन है सेंट्रल हॉस्पिटल में कि जो बेहतर आईसीयू में हो जा रहे हैं उनको नॉन आईसीयू में ले जा रहे हैं, और जो क्रिटिकल है बाहर से आ रहे हैं उसको हम लोग ला रहे हैं। फिर उनको हमने समझाया तो वो एक चले गए। एक ऐसे बंदे थे जो इतने डरे हुए थे कि जब वो सारे सच ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही उनको आईसीयू से बाहर निकाला जा रहा है उनका बीपी बढ़ जा रहा है। फिर हम लोगों ने उनको समझा के, चीजें समाज में ऐसी आ गई है कोरोना को लेके कि सब डरे हुए, डरना नहीं है। बार बार हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे डॉक्टर्स और मीडिया के लोग आप लोग कह रहे हैं कि कोरोना से हमें बहुत ज्यादा डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है, हिम्मत रखने से हम ज्यादा रिकवर कर लेंगे। तो ये सूचना जो आपने बताया वो सही है कि फिर हम लोगों ने शिफ्ट किया और हमारे दो बहुत क्रिटिकल पेशेंट धनबाद के थे, उसको हम लोगों ने यहाँ पे एडमिट किया। हमारे यहाँ पे सीएमएस के डॉक्टर साहब है, यहाँ के नोडल लोग हैं, ये लोग भी दिन रात मेहनत करते रहते हैं। जब भी कॉल आता है तो इन लोग तुरंत यहाँ के जो हमारे नीचे के सारे स्टाफ है उनसे लाइनअप करके हम लोग इसको टेक ओवर करते हैं और मरीजों को एडमिट करते हैं। सर, आपसे बात करेंगे तो इस हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर ठाकुर भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर देखिए, 2 लोगों में धारणा हो गई है, हल्का सा भी इन्फेक्शन आया तो लोग इस बात को लेकर डर जा रहे हैं कि कोरोना से जिस तरह की फर्टिलिटी रेट बढ़ रही है तो उसके कहीं वो भी चपेट में नहीं आ जाए। इसके कारण जो जिस तरह का अभी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आईसीयू के बेड पे जो चले गए वो जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक छोड़ना नहीं चाहते हैं। रेमडेसिविर के लिए भी लोग हाई तबाह मचा रखे हैं, जबकि ऐसा जरूरत है नहीं। तो क्या आपके आज एक डॉक्टर के लिहाज से, नजरिए से, क्या इस तरह क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहेंगे लोगों को? लोगों से तो हम पहले यही अपील करेंगे कि वो पैनिक ना करें। घर में जिसे गाइडलाइन है कि 45 से नीचे वाले को घर में रहना है, तो उनके लिए तो निश्चित रूप से घर में रहें, अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन नापते रहें, जो भी प्रिलिमिनरी मेडिसिन है जो भी सबको मालूम है किट में प्रोवाइड है उसको खाते रहें, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नापते रहें।
90 तक है तब तक एकदम नहीं घबराए। 90 से नीचे अगर आता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन तब वो सोचेगा किसी अस्पताल में हम जाने का सोच है। 90 से ऊपर तक में कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है और अपना घर में इलाज करें। घर में रहेंगे तो बेहतर रूप से वो भाप ले पाएंगे, काढ़ा ले पाएंगे, जो भी एक होम रेमेडीज है उसका उपयोग कर पाएंगे। उतना अच्छा रेमेडीज तो चाहे कभी हम लोग हर एक पेशेंट का अस्पताल में नहीं दे पाएंगे। थोड़ा सा संसाधन कमी है, घर में एक माहौल भी घर का अलग होता है, घर का एक खुशनुमा माहौल होता है। अस्पताल में आके ही लगता है कि बीमार जगह में आ गए। तो 90 से ऊपर वाले को तो कभी पैनिक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 90 से नीचे वाले से यही अनुरोध है ऊपर वाले का कि वो अपना घर में रहें और जो भी किट कोरोना के अवेलेबल हैं सब बाजार में सब लोग जानते हैं, हर एक दुकान पर अवेलेबल है। डॉक्टर से अपने निजी डॉक्टर से सलाह लें, उसका सेवन करें और उससे जाकर घटता है तो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, अस्पताल में आए। 85% तक हम लोग नॉन ICU में ही रखते हैं। आए तो हम नॉन ICU में हम लोग कोशिश करेंगे और नॉन ICU में भी हम लोग ऑक्सीजन का बेड का है तो अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ऑक्सीजन नॉन ICU में देंगे और अगर स्थिति उनकी इतना पर भी नहीं संभलेगी तब हम लोग उनको ICU में ले जाने का सोचेंगे। सर, ये रेमडेसिविर को लेकर भी बहुत तरह की धारणाएं लोगों में समा गई है कि उसको अगर हम लगा लेंगे तो फिर हमको कुछ नहीं होगा। ये कहाँ तक सच है? नहीं, इसमें एकदम सत्यता एकदम नहीं है। अभी तक तो जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में भी रेमडेसिविर का उतना नहीं है। अभी स्टेरॉयड वगैरह पर ज़्यादा अच्छा माने रिकवरी रेट देखा गया है। अब बिहार में ही देखिए अभी फर्स्ट डे से उन्होंने स्टेरॉयड शुरू कर दिया है और रिकवरी रेट अच्छा पाया गया है। इसलिए रेमडेसिविर के बारे में थोड़ा ये कन्फ्यूजन है लोगों की, रेमडेसिविर लेंगे तो हम एकदम बच जाएंगे। ऐसा कुछ भी अभी तक कहीं से कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं आया है कि रेमडेसिविर इज क्यूरेटिव मेडिसिन, ऐसा कहीं से कुछ नहीं आया है किसी भी एडवांस। अब सर हम बात कर लेंगे सेंट्रल हॉस्पिटल की, चूंकि जिस तरह संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है और भी बढ़ेगी, फिर से वही सवाल है, क्या बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी ऑक्सीजन सपोर्टेड? अभी के जहाँ तक बात है अभी जैसे सर ने बताया 70 बेड इधर कोविड के हो गए, लेकिन अभी आज के तारीख में हमारे जनरल वार्ड जो है उसमें अभी समझिए कि जैसे हम लोग इमरजेंसी में रैट करते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, निगेटिव आने पर उनको हम लोग जनरल वार्ड में करते हैं, पॉजिटिव आने पर कोरोना वार्ड में करते हैं। तो अधिकतर पेशेंट तो उधर निगेटिव ही आते हैं, लेकिन उसको सांस फूल रहा है, निमोनिया के लक्षण हैं, एक्सरे चेस्ट होता है, निमोनिया के लक्षण पाए जाते हैं तो जनरल वार्ड में उनको हम भर्ती करते हैं। और एज ऑन नाउ अभी 62 पेशेंट हमारे अस्पताल में है जो कि ऑक्सीजन पर है जनरल वार्ड में। तो सबको हमारे ख्याल से वो सभी को निमोनिया है और मोस्ट लाइक ये निमोनिया कोरोना ही का होगा, दूसरा निमोनिया तो अभी होने का संभावना नहीं है। भले ही रेट निगेटिव आए हैं और हम लोग वही 62 मरीज हैं सबको ऑक्सीजन दे रहे हैं और ऑक्सीजन की हमारे अस्पताल में कोई कमी नहीं है। पहले हम लोगों के पास 89 जंबो सिलेंडर था, अभी हम लोगों ने परसों 50 खरीदा और 50 और आ गया है। अब हमारे पास 189 जंबो सिलेंडर है। इसलिए ऑक्सीजन सप्लाई में तो इस अस्पताल को कभी दिक्कत होगी ही नहीं होगी किसी भी, चाहे कोविड का हो चाहे उधर जनरल में हो, ऑक्सीजन सप्लाई की कभी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत है कि जैसे जनरल वार्ड में अभी हर एक वार्ड पर पाइपलाइन से सप्लाई नहीं है, तो अभी पाइपलाइन पे सप्लाई कराने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अभी भी रात के समय में भी मेरा पाइपिंग हो रहा है। अभी 10 मरीज को MM2 वार्ड है उसमें 10 मरीज के पेशेंट को अभी हम लोग पाइपलाइन से ऑक्सीजन देना शुरू कर दिए हैं और कल इसी तरह हर एक वार्ड में 10 बेड हम बढ़ाएंगे। अब कोशिश करते हैं कि 5-6 दिन में हम 50-60 और नए बेड जनरल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड वाला बना लेंगे। निश्चित रूप से एक बढ़िया है सर, लेकिन इसमें अब आ जा रहे हैं आप लोगों के पास भी बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी, इवन डॉक्टर भी संक्रमित हो जा रहे हैं इसमें, तो अपनी सुरक्षा के लिए भी कुछ खास इंतजाम, क्योंकि बहुत स्वास्थ्यकर्मी भी बहुत जगह पॉजिटिव हो गए। और कल ही हमारी बात हो रही थी सदर अस्पताल के नोडल अफसर से, वहाँ के 60% कर्मचारी जो हैं वो पॉजिटिव थे, तो मेन पावर का कमी हो गया। तो पर्याप्त मेन पावर है या फिर वैसे स्थिति में कुछ और? तो माने जो बात आपका सवाल है सही है, जो जितना भी हमें डॉक्टर्स हैं चाहे पाराकर्मी सब लोग संक्रमित हो रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि संक्रमित होके भी यथासंभव हम लोग ड्यूटी अपने आप को बचाते हुए करें। संक्रमण से रोक नहीं पाइएगा, बहुत सारा सुरक्षा हम लोग करते हैं, जो आपका मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन, सामाजिक दूरी, लेकिन कैसे भी नहीं कैसे जो कि हम लोग इतना एक्सपोजर है माने कि आप कितना बचाइएगा, वो किसी न किसी तरह से हो जा रहे हैं। लेकिन होने के बावजूद भी सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, अपने आप को माने जो मेडिसिन लेके अपना जो भी करके सुरक्षा से प्रयास कर रहे हैं। संक्रमित हो रहे हैं लेकिन संक्रमण के बावजूद हम लोग काम करना है, थोड़ा बहुत रिस्क लेके अपना कर रहे हैं हम लोग काम, घर नहीं बैठ रहे हैं। बहुत कुछ जिनको ज्यादा बीमारी हो जा रही है वो घर बैठ जा रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत बीमार होके बहुत लोगों का तो काम चल जाता है। एसिम्प्टोमेटिक हुआ या माइल्ड सिम्टम हुआ, जो डॉक्टर वो माइल्ड सिम्टोमेटिक होके भी जब तक उनका शरीर साथ देता है वो ड्यूटी कर रहे हैं और हम लोग करेंगे, आगे भी करेंगे। सर, तो इसका निदान क्या है? वैक्सीनेशन को लेकर बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। वैक्सीन लगाना सुरक्षित है ऐसा माना जा रहा है, जो वैक्सीनेशन आपने करा लिया है, वैक्सीन ले लिया है,
तो जो घातक है उसका कोरोना का वो कम हो जा रहा है? एकदम 100%। वैक्सीन लेने से सुरक्षा तो बढ़ेगी। वैक्सीन लेंगे पहला डोज, खासकर दूसरा डोज लेने के बाद तो एंटीबॉडी बनेगा, सुरक्षा तो बढ़ेगी। भले ही आप संक्रमित हो जाएंगे, लेकिन आप बीमार बहुत ज्यादा नहीं होंगे। संक्रमित होना बहुत ज्यादा, बीमार होने बहुत अंतर है। अब जैसे कॉमन कोल्ड होता है तो हम लोग भी कॉमन कोल्ड होता है, संक्रमित हो गए लोग, लेकिन उसमें कोई बीमार तो नहीं पड़ते हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत तो नहीं होता है। 2-4 दिन सर्दी खांसी बुखार रहा, ठीक हो गया। इसी तरह से इसमें लोग वैक्सीनेटेड लोग जो रहेंगे वो बीमार पड़ेंगे, संक्रमित होंगे, 2-4 दिन सर्दी खांसी होगा, थोड़ा बहुत बुखार होगा, लेकिन उनको हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं आएगी, उनका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत नहीं गिरेगा। वो जैसे कॉमन कोल्ड में थोड़ा बहुत 2-4-5 दिन बीमार पड़ते हैं, वैसे बीमार पड़ कर रिकवर करके फिर से वो काम करने लायक हो जाएंगे। वैक्सीन से इतना सुविधा। डॉक्टर साहब आपसे फिर बात करेंगे, एक बार फिर से एसडीएम साहब से ही बात करते हैं। सर, इस समय पेशेंट पार्टियों की बहुत भीड़ है, क्या ये सही है? कहीं ना कहीं कुछ तो इनके मन में होगा जिसके कारण यहाँ पर जमे हुए हैं। ये स्वाभाविक है, जिनके घर के लोग एडमिट होते हैं तो उनके बच्चे, उनके परिवार के लोगों की चिंता होनी स्वाभाविक है। अभी आपको पता होगा कि हमारे मदर फादर खुद आईसीयू में थे, मुझे भी जाना पड़ रहा था, तो ये स्वाभाविक है। इनके गार्जियन यहाँ पे रहेंगे पर उतनी संख्या में नहीं, और समझदार लोग हैं। सिर्फ ये रहते, हिम्मत रहता है। ये सब जस्ट नीचे जो हमारा कोविड अंदर हॉस्पिटल के जो वाइज हैं वहाँ के नर्सेज, उनसे बातचीत करके, तो इनका रहना यहाँ पे स्वाभाविक है। बहुत कम संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग से रहते हैं। काउंसलिंग करके बहुत लोग, ये लोग चले भी जाते हैं, कुछ लोग रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग उस रूप में नहीं लेते हैं। चलिए, तो एक मैडम भी है, मैडम से भी जरा बात कर लेते हैं। मैडम देखिए, अभी के समय में एक बार फिर से डॉक्टरों पे पूरा फोकस है, लोग बहुत जी जान से लगे हुए हैं, जो डॉक्टर ही अब उनको बचा सकते हैं, लेकिन आप लोगों के भी संक्रमण होने का खतरा है। क्या कुछ अपील करेंगे लोगों से, क्योंकि जिस तरह ये इनको कैसे संतुष्ट करेंगे? देखिए, पेशेंट के पार्टी हैं, इनको संतुष्टि के लिए क्या कहें? के लिए हम लोग हैं, हम लोगों के लिए आप लोग रहिए। हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए हैं और आप लोग हमेशा हम लोगों के लिए रहिए। हम लोग खड़े हैं आपके लिए, आप लोग खड़े हो जाइए हम लोगों के लिए। इससे हम लोग अपना काम कर पाएंगे, आप लोग अपना काम कर पाएंगे। और अगर आप ज्यादा नहीं आएंगे तो आप कम संक्रमित होंगे, हमारा संख्या घटेगा, संक्रमितों का संख्या घटेगा, तो हम लोग काम आसानी से कर पाएंगे। निश्चित रूप से देखिए, ये एक अच्छी बात है। आप बहुत देर से यहाँ पे खड़े हैं, क्यों आप खड़े हैं यहाँ पे? हम खड़े हैं जिला प्रशासन से अपनी कुछ 2 बात रखने के लिए। क्या आप कहना चाह रहे हैं? जिला प्रशासन इतना लगा हुआ है, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, इतने रात में एसडीएम खुद आके यहाँ पे आप लोग के लिए आए हैं। डॉक्टर की कर्मठता, कर्मचारी कर्मठता, जिला प्रशासन की कार्य से बहुत खुश हैं और जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन इसमें अगर मगर नहीं है। थोड़ा सा और कुछ हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं कि जो मरीज पॉजिटिव हो गए हैं लेकिन वो हॉस्पिटल रहने लायक नहीं है, वो घर में आइसोलेट होकर ठीक हो सकते हैं, ऐसे मरीजों की संख्या को ये तय करेगा, ये डॉक्टर तय करेंगे जो कौन सा मरीज होम आइसोलेशन के लायक है। अगर पॉजिटिव हो गया है उसका भी एक क्राइटेरिया है, 45 के नीचे ही आपको होम आइसोलेशन की सुविधा मिलेगी, ये भी तय है। वही हम बोला, जो भी होम आइसोलेशन में रहेंगे उनका एक किट मिल जाए, उसको दवाई खाने का या और परहेज का, और डॉक्टर का कंसर्निंग मिल जाए, समय समय पर कोई हो तो डॉक्टर से संपर्क में रहे, जैसे कि बोकारो में हो रहा है। यही हम जिला प्रशासन से मेरी मांग है। चलिए, वो डॉक्टर तय करेंगे, वो देखेंगे। देखिए, ये धनबाद की स्थिति है और धनबाद में लोग, डॉक्टर और प्रशासन पूरी तरह से इस प्रयास में लगा हुआ है कि लोग पैनिक ना हो। अगर आप संक्रमित हो भी गए हैं तो घबराएं नहीं, अपने चिकित्सक के पास जाएं, इलाज कराएं और जरूरत पड़ने पर ही, जिस तरह के डॉक्टर साहब ने बताया, जरूरत पड़ने पर ही हॉस्पिटल आएं और इलाज कराएं, ना कि घबराएं, जिससे घबराने से आप डिप्रेशन में जाएंगे और उसके बाद बहुत कुछ स्थिति खराब हो सकती है। तो समझें और समझाएं, और ये सतर्कता से और जागरूकता से ही हम इसको पराजित कर सकते हैं। ये धनबाद का कुछ हाल था। अब हम चलेंगे अपने सहयोगी प्रभात के पास, जो जमशेदपुर की स्थिति से हमें अवगत कराएंगे। प्रभात। धन्यवाद अरुण जी। देखिए, अभी अरुण जी धनबाद से वहां की स्थिति बता रहे थे। अभी हम जमशेदपुर के सिविल सर्जन कार्यालय में हैं। हालांकि जमशेदपुर में भी कोरोना का जो संक्रमण है लगातार बढ़ता जा रहा है, मौतें भी काफी हो रही है। हमारे साथ अरविंद कुमार लाल जी है, सिविल सर्जन जी। उनसे जानते हैं कि सर देखिए, पूरे जिले का प्रभार आपके ऊपर में है और कोविड की जो स्थिति है, जो आप देख रहे हैं कि लगातार संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और
मौतें भी काफी हो रही है। ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं आप लोग की तरफ से? देखिए, इसमें ऐसा है कि हम लोग ने 3 लेवल पर अस्पताल को बनाया है। एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है जहां पर कि वेंटिलेटर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसका हॉस्पिटल कोविड केयर हॉस्पिटल है जहां पर हम लोग का ऑक्सीजन का सुविधा उपलब्ध है। एक कोविड केयर सेंटर है जहां पर वैसे मरीज को रखा जाता है जहां पर जिनको कोई सिम्टम नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने अस्पताल को 3 भाग में बांटा है और पूरे ब्लॉक स्तर पर हम लोगों ने 5-5 बेड का ऑक्सीजन युक्त बेड बनाया है और जहाँ जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है उस जगह पर हम लोगों ने आपको कोविड केयर सेंटर भी बनाया है, कहीं पर 50 बेड का, कहीं पर 100 बेड का, ताकि मरीज़ को दिक्कत नहीं हो। वहाँ से निकलने के बाद अगर किसी मरीज़ को ज़्यादा सिम्टम होता है तो उसको रेफ़र किया जाता है जमशेदपुर में, जहाँ हम लोग का यहाँ पर टाटा मोटर्स अस्पताल है, MGM हॉस्पिटल है, TMH अस्पताल है और कांतिलाल गांधी अस्पताल है एवं सदर अस्पताल है। और जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पर करीब 50% बेड उनका टोटल स्ट्रेंथ का हम लोगों ने इसके लिए रिजर्व रखा है। तब देखिए, ये देखा जा रहा है कि पहले ये देखा जा रहा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर की काफी दिक्कत हो रही है। राज्य के मुख्यमंत्री का प्रयास से अब थोड़ी सी स्थिति सुधरी है। तो आप हमारे जिले में किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कितने बेड हैं ऑक्सीजन, क्योंकि लोग घबरा जा रहे हैं, तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर की ओर भाग रहे हैं। तो ऐसे में कौन कौन से हॉस्पिटल है जो ऑक्सीजन से चल रहा है और कितने व्यवस्था की है? जमशेदपुर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे आपको MGM कॉलेज, TMH, टाटा मोटर्स, सदर अस्पताल, कांतिलाल गांधी अस्पताल, प्राइवेट में आपका उमा अस्पताल है, आपको उसके बाद गुरु नानक अस्पताल है, साकेत है। इन सभी जगहों पर खास करके हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं, सदर, कांतिलाल और MGM, यहाँ हम लोगों ने करीब 400 बेड ऑक्सीजन का बनाया है, जहाँ पर सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। साथ में जो TMH हैं वहाँ भी करीब 400 बेड वहाँ भी ऑक्सीजन के हैं और टाटा मोटर्स में भी करीब 30 बेड ऑक्सीजन के हैं लगे हुए हैं। टीन प्लेट में भी करीब 27 बेड ऐसे हैं जहाँ ऑक्सीजन का दिया गया है सुविधा। और साकेत में भी आपको गुरु नानक अस्पताल में, उमा हॉस्पिटल में, ये प्राइवेट संस्थान है, मर्सी अस्पताल, ये सभी प्राइवेट संस्थान है जहाँ पर कि ऑक्सीजन युक्त बेड की सुविधा दी गई है। अगर हम वेंटिलेटर की बात करें सर, आज एक विधायक ने भी आपके पोटका के विधायक ने वेंटिलेटर की कमी बताई थी एक कार्यक्रम के दौरान। तो क्या वेंटिलेटर में की क्या स्थिति है पूरे जिले में, अगर हम सरकारी व्यवस्थाएं की बात करें या फिर प्राइवेट व्यवस्था की बात करें? देखिए, सरकारी व्यवस्था में वेंटिलेटर की सुविधा सिर्फ MGM अस्पताल में उपलब्ध है और कांतिलाल गांधी अस्पताल में भी हम लोगों ने आज 2 वेंटिलेटर की शुरुआत की है। और हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जैसे आपको टाटा मोटर्स और TMH, यहाँ पर भी करीब 100 के आसपास वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था की गई है। लेकिन चूँकि इतनी ज़्यादा संख्या में मरीज़ का यहाँ पर आना हो रहा है, ये सुविधाएं भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। जिला प्रशासन और सरकार इसके लिए बहुत प्रयत्नशील है और हम लोगों को अभी 35 HFNO हाई फ्लो नजल ऑक्सीजन की मशीन की सप्लाई की गई। इसका हम लोगों ने विभिन्न संस्थानों में उसको हम लोगों ने दिया है और वो भी 95% काम करना शुरू कर दिया है, जिससे जिस मरीज़ को ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होती है पर मिनट, उससे ये मशीन लगाने से उनको फ़ायदा होगा। सर, ये भी देखा जा रहा था अभी कुछ दिन पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बहुत आफाजाफी थी, बहुत लोग घबरा जा रहे थे। आपके पास भी बहुत सारे कॉल आ रहे होंगे, बहुत लोग कॉल कर रहे हैं। तो अभी जिले में क्या स्थिति है, कितनी कोटे हैं, क्या सफिशिएंट है? देखिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में एक तो लोगों में थोड़ा सा गलत भ्रांति भी है। कोई भी दवा तब दिया जाता है, उसका एक निश्चित मापदंड होता है। इस स्थिति में आपको ये दवा देना है। रेमडेसिविर इंजेक्शन वैसे लोगों को दिया जाना चाहिए जिसका कि लंग्स पूरी तरह ज़्यादा इफेक्टेड हो गया है और ये एक एंटीवायरल ड्रग है। रेमडेसिविर हुआ, लेविपिराविर कैप्सूल हुआ, एंटीवायरल दवाई है। इसका देने का एक मापदंड है। जब वो प्रक्रिया में आता है, उसी मरीज को ये दवाई देना चाहिए।
लेकिन यहाँ हो क्या गया है कि लोगों के मन में भ्रांति है कि अगर ये इंजेक्शन दे दिया जाएगा तो मेरा मरीज ठीक हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक उसकी रहने की बात है इंजेक्शन की, तो सप्लाई कुछ कम था, लेकिन धीरे धीरे सप्लाई अब हो रहा है। और हम लोग अपने जितने भी हमारे सरकारी संस्थान हैं वहाँ जिस मरीजों को इसकी ज़रूरत पड़ती है हम लोग पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो सर, प्राइवेट हॉस्पिटल में टीएमएच अपना खरीद करता है और जो प्राइवेट संस्थान हैं वहाँ पर देने में दिक्कत हो रही है। जल्दी ही वहाँ भी सप्लाई हो जाएगा। लेकिन टाटा मोटर्स में क्योंकि वहाँ पर बीपीएल कार्ड और आयुष्मान कार्ड को वो लोग फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम लोग के विभाग की तरफ से उस अस्पताल को इंजेक्शन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया इंजेक्शन की बात, व्यवस्थाओं की बात। अगर हम कहें कि जिले में जो टेस्टिंग हो रही, कितने केंद्रों में टेस्टिंग हो रहा है और वैक्सीनेशन कितने सेंटर में हो रहे हैं, और 5 दिन पहले या 10 दिन पहले की बात करें और आज की स्थिति, क्या लोग मोटिवेट हुए ऑक्सीजन आपका वैक्सीनेशन लेने पहुंच रहे हैं? देखिए, पहले से अब लोग ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए हैं। लोगों में ये जागरूकता आ गई है कि ये इंजेक्शन लेना हमको ज़रूरी है, क्योंकि देखा गया है कि जिनको 2 डोज इंजेक्शन मिल चुका है उसके बाद उनको अगर संक्रमण होता है तो उसका ज़्यादा असर नहीं होता है। ऐसे कई केसेस हमारे पास हैं जिनका अगर सेकेंड डोज लेने के बाद भी संक्रमण हुआ है तो उनको संक्रमण का ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। और हमारे यहाँ अभी जितने भी सरकारी संस्थान हैं, शहर से लेकर ब्लॉक तक, सभी जगह वैक्सीनेशन और टेस्टिंग का काम चल रहा है। कितने जगह टेस्टिंग हो रहे हैं? अभी टेस्टिंग अब पूरे जिले में सभी ब्लॉक में हो रहा है टेस्टिंग, और शहर में एक तो हम लोग घूम घूम के टेस्टिंग करते हैं और फिक्स्ड पॉइंट आपका 5-6 जगह जितने भी अस्पताल हैं उस सभी जगह टेस्टिंग होते हैं। सर, ये चीज देखा जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोविड मरीज सामने आ रहे हैं। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि देहात के जैसे आपका सुंदरनगर हो गया या जादूगोड़ा हो गया, घाटसील हो गया, इन क्षेत्रों में मरीजों की संख्या थोड़ी कम है। शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट कदमा या फिर कहें सांची या फिर सोनारी या मानगो, इन टेलको, ये सब क्षेत्र में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस पा रहे हैं। क्या लगता है कि लोग समझदारी नहीं दिखा रहे हैं या फिर लापरवाही बरत रहे हैं या और कुछ कारण है? देखिए, दोनों बात हो सकती है। एक तो समझदारी की कमी है, जैसे कि आप देखिएगा लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, प्रशासन द्वारा उन लोगों को बार बार कड़ाई से पकड़ा जा रहा है, फाइन भी किया जा रहा है। और आप हमारे जिले का आधा पॉपुलेशन जो है करीब 14-15 लाख शहर में रहता है और ये बहुत कंजेस्टेड एरिया जगह है, तो इसके कारण भी संक्रमण यहाँ ज़्यादा होता है। गांव के लोग, थोड़ा छोटा छोटा गांव है, गांव के लोग समझदार भी बहुत हैं। इसका पहले दौर में भी गांव में संक्रमण नहीं के बराबर हुआ था, और वहाँ के लोग, मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ के लोग, शहर के लोग ज़्यादा कॉन्शियस हैं, ज़्यादा इस चीज़ को समझ रहे हैं और ज़्यादा वो लोग नियम कानून का पालन कर रहे हैं। लेकिन शहर में एक मजबूरी ये भी हो जाता है कि यह मार्केट प्लेस है, लोग यहाँ आते हैं, गाँव के लोग भी यहाँ आते हैं, सामान खरीद के ले जाते हैं अपना, और यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है। लोगों में सेकेंड फेज के पहले तो जो जागरूकता था उसमें सेकेंड फेज आने से पहले कम हो गया। लोग इसको आप भूलने लगे और पहले की तरह दिनचर्या में जुट गए। इसके कारण क्या हुआ कि सेकेंड वेव जो है और ज़्यादा खतरनाक हो गया हम लोगों के लिए। ये जो रफ्तार जो बढ़ा हुआ है लगातार, हर दिन 100, मतलब अगर हम आंकड़े की बात करें 500, 600, 700, 800, 1000 तक पहुंच गया। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? सरकार हालांकि अपनी ओर से प्रयास कर रहा है, राज्य के मुख्यमंत्री हर प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं से इसमें सेफ किया जाए, बचाया जाए, इस संक्रमण से रोका जाए। लेकिन आपके तरफ से अगर हम जानना चाहेंगे तो किस तरीके से इस संक्रमण का जो चैन है इसको तोड़ने में सफल होगी जिला प्रशासन या राज्य सरकार? देखिए, इसका एक ही जो प्रोटोकॉल है, बहुत ही साधारण प्रोटोकॉल है। आम आदमी को इसका पालन करना चाहिए, जैसे कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, अपने हाथों को हमेशा एक समय समय पर धोया कीजिए साबुन से या सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। और एक जागरूकता हम लोगों के बीच में होनी चाहिए कि हम लोग अगर इस 3-4 नियमों का पालन करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करते हैं, तो निश्चय ही इसका चेन टूट जाएगा। और जब एक बार चेन टूट जाएगा तो इसका हम लोग को पुनरावृत्ति होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। बार बार लॉकडाउन भी सरकार को करना पड़ रहा है, इससे हम लोगों को बहुत तरह का सरकार के स्तर से नुकसान होता है, लेकिन सरकार के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो लॉकडाउन कराती है। अगर हम लोग जनमानस को इस बात की जानकारी हो जाए, समझ में आ जाए कि हम लोग इस जो छोटा सा प्रोटोकॉल है कोविड से निपटने का, उसका अगर हम लोग पालन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा।
चलिए ठीक है, इनसे अभी फिर भी बात करेंगे आगे भी, लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हम हाजिर होंगे और जानेंगे सिविल सर्जन साहब से कि और क्या बेहतर किया जा सके ताकि ये जो पेंडेमिक है, इसके जो लोग जो संक्रमित हो रहे हैं उसे कैसे बचाया जाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम जान रहे थे सिविल सर्जन साहब से जो जिले के पूरा जिला का प्रभार इनके ऊपर में, और कोविड का जो पेंडेमिक चल रहा है बहुत खतरनाक स्टेज पे है। सर, हम लोग बात कर रहे थे कि इस वेव को कैसे रोका जाए, आप बता रहे थे। तो सबसे ज्यादा कौन सा हथियार है जिसपे इस जो पेंडेमिक है, जो चैन है, इसको तोड़ा जा सके जो शहरी क्षेत्र में? सबसे बड़ा हथियार है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, मैं फिर उसी बात पर आता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क पहनना और समय समय पर अपने हाथ को धोना साबुन या सैनिटाइजर से करना, और कम से कम अपने घर से बाहर निकलना। आप अगर जितना कम बाहर निकलिएगा, आपका लोगों से मिलन बहुत कम होगा, और जब मिलन कम होगा चेन टूटेगा। और जितना बाहर निकलिएगा, जितना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं पहनिएगा, लोगों से मिलिए जुलिएगा, भीड़ भाड़ जगह में जाइएगा, तो स्वाभाविक है कि चेन टूटेगा नहीं, चेन बढ़ेगा ही। ये देखा जा रहा है जिला में कि 2-3-4 दिनों में बहुत सारे मेडिकल में रेड भी हुए हैं। इस पेंडेमिक में लोग अवसर तलाशने लगते हैं, पैसा कमा रहे। कल भी एक टेस्टिंग लैब में और एक सप्लायर के यहाँ छापामारी हुआ है। तो क्या जो अंकुर पैथोलॉजी है या फिर जो सप्लायर है, उन पे किस तरीके का कार्रवाई हो सकता है आगे? क्या उसकी लाइसेंस रद्द हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपराध किया, अगर हम कहें सितंबर महीने से वो चला रहा था और बिना किसी सूचना के, और 1100 रुपया ले रहा था, और वो भी सबसे बड़ी बात है कि वो आंकड़े सरकार के पास नहीं आ रहे थे। और ऐसे में कैसी कार्रवाई आप लोग की तरफ से अगर होता है तो क्या इसका लाइसेंस भी रद्द होगा? जी देखिए, ये जो खबर है ये हम लोगों को भी पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्राप्त हुआ है। जैसे ही हम लोगों को कोई सरकारी चिट्ठी इसके मद में मिलता है, हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कोई भी जांच जो होता है उससे पहले उनको SRF ID जनरेट करना पड़ता है, जो ICMR पोर्टल पर अपलोड होता है। वो उनके द्वारा नहीं किया जा रहा था, और ना ही उन्होंने परमिशन लिया था हम लोगों से, स्वास्थ्य विभाग से, कि हम इस काम को करेंगे। तो जैसे ही चिट्ठी मिलेगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितना बड़ा अपराध किया सर एक तरह से? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अपराध तो अपराधी होता है, छोटा हो या बड़ा हो। जो गलत है वो गलत है। लेकिन वो टेस्टिंग कर रहा था, सरकार के पास आंकड़े भी नहीं आते थे। कहीं ना कहीं एक कदमा क्षेत्र में जो बहुत ज्यादा एक बैग उछाल आया, जैसे परसों 180 के आसपास पॉजिटिव केस केवल कदमा से आया, तो क्या एक कारण मान सकते? कारण हो सकता है कि हमको मालूम हो गया हो कि हम पॉजिटिव हैं, फिर भी हम अपनी पहचान को छुपाए हुए हैं। अगर SRF ID में उसका नाम जनरेट होता और वो पोर्टल में आ जाता, तो विभाग सक्रिय हो जाता, उस व्यक्ति को खोज के निकालता और उसको आइसोलेट करता, उस जगह को कंटेनमेंट जोन बनाता, जो नहीं हो पा रहा था। सर देखिए, ये इस पेंडेमिक में या कोरोना के समय बताए या फिर ऐसी भी बात करें, अमूमन MGM अस्पताल के ऊपर में बहुत सारे सवाल खड़ा होते हैं। तो अभी इस दौरान जो आपने बताया, तो क्या MGM में वो ICU की व्यवस्था है? मान लीजिए कोई पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है, उस परिस्थिति में आप लोग क्या करते हैं? देखिए, MGM अस्पताल एक चिकित्सा अस्पताल है, और पहले ये सब डिविजनल अस्पताल था। उसके बाद जब MGM मेडिकल कॉलेज बना का टेक ओवर हुआ, तो इसको मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दर्जा दे गया, और करीब 550 बेड की यहाँ शुरुआत की गई, जिसमें 10 बेड का इमरजेंसी बनाया गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, 10 बेड का इमरजेंसी है, लेकिन इसमें 40-50 आदमी का रोज़ इमरजेंसी में एडमिशन होता है। हमारे चिकित्सक, हमारे पारा मेडिकल्स की संख्या भी कम है, उसके बावजूद वे लोग अपना पूरा काम इसमें लगाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुविधा देने का साधन करते हैं। पिछले कोविड-1 में भी हमारे MGM अस्पताल में बहुत ही कम डेथ हुआ। ये सारा हमारे चिकित्सक और वहाँ के पारा मेडिकल को श्रेय जाता है। ये सीमित संसाधन में
उन्होंने एक अच्छा काम किया और इस बार भी वो अच्छा काम कर रहे हैं। रही वेंटिलेटर की बात, तो वेंटिलेटर को चलाने के लिए टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है, एनेस्थीसिया के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। इस बार सरकार के प्रयास से हम लोग ये सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि वेंटिलेटर भी वहाँ चलने लगा है और HFNO भी वहाँ जो दिया गया था पिछला हफ्ता, उसका भी उन लोगों ने शुरुआत कर दिया है। और आने वाले दिन में हमको उम्मीद है कि जितना 16 वेंटिलेटर उनके पास है और करीब 10 HFNO है, वो अच्छी तरीके से काम करने लगेंगे और वहाँ और बेहतर सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो ये थे सिविल सर्जन। हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन आप एक रिपोर्ट देखिए। राज्य के मुख्यमंत्री ने आज बड़ी दरियादिली दिखाई। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था, चूंकि हमारे यहाँ ऑक्सीजन के 3 प्लांट है, तो आज यहाँ से बर्मा माइंस का लिंडे जो ऑक्सीजन प्लांट है, वहां से टैंकर को रवाना किया गया। रांची से हरी झंडी दिखाई गई। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री उपलब्ध थे, सिविल सर्जन थे, DC थे। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर हम आगे भी चर्चा करेंगे सिविल सर्जन से। कोरोना के खिलाफ जंग में आगे खड़ा झारखंड दूसरे राज्यों को कर रहा है मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति। राज्य में बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार गंभीर, सभी क्षेत्रों में पैनी नजर। वेंटिलेटर पर जाने की नौबत नहीं आएगी, इसे लेकर लोगों को जागरूक करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय से लिंडे इंडिया लिमिटेड के 4 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर को ऑनलाइन फ्लैग ऑफ कर जमशेदपुर से दिल्ली के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वैश्विक महामारी के दौर में पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी है। ये सौभाग्य की बात है, हम अपने राज्य के साथ साथ दूसरे राज्यों को भी मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति करने में सक्षम हो पाए हैं। ये हम लोगों के लिए भी काफी गौरव की बात है। आज सबको जीने का अधिकार है और हमारा प्रयास है कि हम लोग हर संभव सभी लोगों को आज इस संक्रमण में एक समान नजरों से देखें। ये संक्रमण भी इतना घातक है कि लोगों को वक्त भी नहीं दे रहा है उससे लड़ने के लिए जो वेंटिलेटर पे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग आप लोगों से आग्रह भी करेंगे कि लोगों को थोड़ा जागरूक करें, वेंटिलेटर में जाने से कैसे बचें। वो हम लोगों की सभी चीजों पर नजर है और आप लोगों के इर्द गिर्द राज्य के हर कोने पर अवस्थित स्वास्थ्य सुविधा पर हमारी नजर है। और आज उसी कड़ी में अपने राज्य के साथ साथ अपने देश के विभिन्न राज्यों में भी अगर हमारी कोई सहयोग की आवश्यकता है तो उसके लिए भी झारखंड बिल्कुल पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लिंडे इंडिया लिमिटेड, एयर वाटर, सेल समेत कई कंपनियां हैं जो देश में मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए आगे आई हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार हर क्षेत्र में पैनी नजर बनाए रखी है। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जियो और जीने दो के उद्देश्य से कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को 90 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है, हरियाणा को 80 टन की सप्लाई की गई है, बिहार को 12 टन की सप्लाई की गई है और हमारे झारखंड को अभी 20 टन की सप्लाई की गई है। और झारखंड में कुल हमारी खपत जो है आज के दिन में, जो जैसे पीक आवर कहिए या वर्तमान आवश्यकता के हिसाब से 80 टन से एबव है, कुछ एबव है। तो जो हमारा सरप्लस ऑक्सीजन है, हमारे मुख्यमंत्री जी से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने प्रार्थना किया और उनके प्रार्थना निवेदन पर मानव हित और राष्ट्र हित की रक्षा के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से 58 टन लिक्विड ऑक्सीजन को 4 कंटेनर में भेजने का काम किया है। मौके पर मुख्यमंत्री ने पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त सूरज कुमार से जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लोगों के जीवन की रक्षा के लिए सरकार वेंटिलेटर बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार का यह भी प्रयास है कि राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो ताकि प्रारंभिक उपचार में ही मरीज ठीक हो सके। इसके लिए उन्होंने लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिए जाने की बात कही। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और जमशेदपुर से प्रवीण की रिपोर्ट।
ये रिपोर्ट आपने देखा किस तरीके राज्य के मुख्यमंत्री ने दरिया दिखाई और जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जो पत्र लिखे थे उसके वहां से ये टैंकर भेजा गया और यूपी के लिए भी और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने भी राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। वो आगे आप उस आने वाले दिनों में निश्चित है कि वो यहाँ से टैंकर जाएंगे। हम सिविल सर्जन साहब से बात कर रहे थे, सर से बात कर रहे थे। सर देखिए, ये व्यवस्थाएं तो आपने जितनी बताई हो रही है, ये भी देखा जा रहा है कि आपके बहुत सारे नर्सेस डॉक्टर्स पॉजिटिव हो रहे हैं। उस परिस्थिति में कैसे आप हॉस्पिटल को या फिर सदर अस्पताल हो या फिर मेडिका में भी डॉक्टर्स की पहले कमी थी, उसके चलते 2-4 दिन लेट हुआ था, तो ये कैसे आप मैनेज कर रहे हैं अभी? देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि संक्रमण जो है हम लोग के चिकित्सा कर्मियों में और पैरामेडिकल्स में भी फैल रहा है। तो उसके लिए हम लोग अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग और जो प्राइवेट संस्थान है जहाँ पर नर्सिंग का क्लासेस हो रहा है, जो नर्सिंग क्लासेस कर चुकी हैं, एग्ज़ाम दे चुकी हैं और हमारे फील्ड में जो डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग ज़रूरत पड़ने पर बुला रहे हैं। और उसमें हमारे जैसे KGMH में पहले से भी 12 नर्सेज थीं, वो लोग वहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग प्राइवेट नर्सेज जो कहीं पर पास कर चुके हैं, पास आउट हैं लेकिन अभी बैठे हुए हैं, उनको हम लोगों ने लिस्ट लेके खोज के बुलाया है और अस्थायी तौर पर 3 महीने के लिए हम लोगों ने उनको अनुबंध पर रखा है। उसी तरह से हम लोग अपने सदर अस्पताल में भी नर्सेज की जो कमी है उसको इस तरह से पूरा कर रहे हैं। डॉक्टर्स की जो कमी है ब्लॉक से हम लोगों ने उनको इनवाइट किया है। कांतिलाल में 11 डॉक्टर्स मणिपाल मेडिकल कॉलेज से आए हुए हैं, 3 डॉक्टर हमारे सरायकेला से आए हुए हैं और 4 डॉक्टर हम लोगों ने अपने ज़िले का वहाँ पर रखा है। इस तरह से हम लोग जो चिकित्सा का जो प्रबंध है हम लोग कर रहे हैं और हर 7 दिन पर जो हमारे चिकित्सा कर्मी हैं और हमारे जो मेडिकल अफसर हैं उन लोगों को हम लोग क्वारंटाइन में भेज देते हैं, ड्यूटी चेंज कर देते हैं और नए लोगों को उनकी जगह पर रखते हैं। तो ये थे सिविल सर्जन जी अरविंद कुमार लाल जी। सारी जो पिछले कई दिनों से चला आ रहा था जो प्रक्रिया, जो पेंडेमिक में कैसे लोगों को बचाया जाए, क्या व्यवस्था है, वो आपको हमने बताया। अब सीधा आपको लिए चलते हैं देवघर, जहां हमारे सहयोगी मनीष आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद प्रभात। हम सीधे अब बात करेंगे देवघर में हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिवांता हॉस्पिटल के निदेशक हैं। और प्रभात, ये भी हम बताएं आप सबको कि स्थिति लगातार बदल रही है और जो आंकड़े आ रहे हैं निश्चित तौर पे चिंताजनक आंकड़े हैं। डरने की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से, जिस लिहाज से मरीजों की संख्या, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक जरूर है। अगर हम आंकड़ों पर ध्यान दें तो कल 183 जो हैं वो आए हैं पूरे मामले, जिसमें से 36 बंदी हैं, अकेले जेल से बंदी हैं। CSS स्कूल, DDC कार्यालय, जैप के जवान, इन तमाम लोग, ऐसे लोग अब लगातार संक्रमित हो रहे हैं। आज जब मैं दिन में देवघर सदर अस्पताल गया था तो वहाँ लंबी कतार लगी हुई है जो कि ये अपना जांच कराना चाह रहे हैं। हालांकि कतारें जो कोविड के थे वो भी काफ़ी लंबी कतार थी। लोग चाह रहे हैं कि अब वैक्सीनेशन तेज़ी से हो। तो ये तमाम जो बातें हैं यहाँ पे काफ़ी निश्चित तौर पे चिंतनीय है। हालांकि एक सबसे अच्छी बात ये रही कि हेमंत सरकार ने मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया आम लोगों के लिए। ये एक बड़ी राहत वाली बात रही, कम से कम देवघर के लिए, क्योंकि दूसरे राज्यों से, दूसरे ज़िलों से लोग यहाँ पहुँचते हैं पूजा पाठ के लिए, और पूजा पाठ जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पे एक चूँकि संक्रमण का संख्या ज़्यादा होता है, लोग बाजारें खुली होती हैं, लोग एक साथ मंदिर में जाएंगे कई तरीकों से, तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा फैसला रहा। और सबसे अच्छी बात ये है कि आम लोग भी अब नहीं निकलना चाह रहे हैं, लोग 8 बजे के बाद बंद हो जा रहा है। तो हम सीधे बात करेंगे इन तमाम बातों पर। जो सिनेरियो है खासकर देवघर और आसपास के इलाकों में, शिवांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर निदेशक हैं और चूँकि कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, आप चिकित्सा प्रकोष्ठ के यहाँ हैं। सर, आपकी नज़र में जो स्थिति है अभी क्या है? देखिए, स्थिति तो चिंताजनक है ही, और सभी जितने भी लोग हैं सभी से आग्रह रहेगा, इनफैक्ट डॉक्टर फैकल्टी होने के डॉक्टर फैकल्टी से भी आग्रह रहेगा कि जितने युवा डॉक्टर हैं पहले वो सब आगे आए, समाज के लिए आगे आए, देश के लिए आगे आए, अपने लोगों के लिए आगे आए। क्योंकि सुनने में आ रहा है काफ़ी अस्पताल बंद हो चुके हैं, ये नहीं होना चाहिए और सभी को मिलकर आपदा की घड़ी में मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पैरामेडिकल स्टाफ्स की कमी हो रही है, स्टाफ डर के मारे भाग रहे हैं, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना जानलेवा तभी होगा अगर उसको इग्नोर किया जाए। कोरोना अगर इनिशियल फेज में, और सबसे बड़ी बात यह है मनीष जी कि हर सर्दी खांसी बुखार कोरोना नहीं होता है। कोरोना अगर आपको पॉजिटिव भी आ रहा है तो जहाँ तक हम लोग यहाँ पे पेशेंट्स को देख रहे हैं, पेशेंट्स की मौत
ऑक्सीजन कमी होने के कारण से हो रही है। और कोरोना कोई सिस्टमिक इलनेस लेके नहीं आ रहा है, वो किडनी पे अटैक नहीं कर रहा है, लीवर पे अटैक नहीं कर रहा है, सिर्फ लंग्स पे उसका संक्रमण देखा जा रहा है। और अगर आपके पास प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई है तो आप डरे नहीं। और अब तो रेमडेसिविर भी वैक्सीन भी आ गई है यहाँ पर सरकार के तरफ से, और वैसे भी फेविपिराविर वो सारे टैबलेट्स अवेलेबल हो गए हैं सरकार की तरफ से, तो डरने की बात नहीं है। और हर कोरोना को लेके आप अस्पताल की तरफ ना दौड़ें, आप होम क्वारंटाइन हो, सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें। और हम जैसे कई युवा डॉक्टरों का हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है, आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सर, आपने अभी दो बातें कही, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि पिछली दफ़ा जब कोरोना आया था तो उसमें देखा जा रहा था कि जो आपकी कोई बीमारी, गंभीर बीमारी है, उससे ग्रसित है, तो वो एक्टिवेट हो जाता था ज़्यादा और वो जानलेवा था। इस बार आपने कहा लंग्स, ये एक बार फिर से विस्तार से बताइए, ये क्या हो रहा है इस बार? देखिए, जिन लोगों ने वैक्सीन ले रखा है, अगर उस पर कोरोना का संक्रमण हो रहा है तो कोरोना उससे परेशान जरूर कर रहा है, लेकिन उनकी जान नहीं ले रहा है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। 70 साल की महिला जिन्होंने दोनों कोरोना टीका ले रखा था, पॉजिटिव होने के बावजूद 5 दिनों के अंदर वो क्योर होकर घर चली गई। उसी घर का 21 साल का लड़का जिसने वैक्सीन नहीं ले रखा था, उसके ट्रीटमेंट में बहुत परेशानी हुई। उसका सिटी स्कैन स्कोर भी काफ़ी बढ़ चुका था, लगभग 21-25 था, लेकिन हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और सबके सहयोग से वो भी ट्रीट हो चुका है, वो घर जा चुका है। इसलिए ऐसा नहीं कि कोरोना संक्रमित हो तो वो जान ही ले लेगा। डिपेंड करता है कि आदमी की इम्यून सिस्टम कैसी है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। तो प्रतिरोधक क्षमता हर इंसान की अलग अलग होती है। उसको बढ़ाने के लिए आप कपालभाति, प्राणायाम, श्वास से रिलेटेड सारे एक्सरसाइज करें, घर में रहें, होम क्वारंटाइन रहें, और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप ये सब करेंगे तो आपको कोरोना संक्रमण होगा ही नहीं। जब कोरोना संक्रमण होने का चांस ही नहीं है तो फिर खतरे की बात कहाँ है? इम्यूनिटी बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, सांस से अब सीधे अटैक हो रहा है, लंग्स पे अटैक हो रहा है, तो ऐसे में योगा वगैरह तो एक्सरसाइज एक लंबा समय लेता है। इसके अलावा लिक्विड डाइट और बाकी चीज़ों को क्या कहेंगे? देखिए, लिक्विड डाइट में आप ल्यूक वार्म वाटर लिक्विड डाइट लें, वेपर्स ले सकते हैं आप, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे आयुर्वेद पद्धति को भी आप अपना सकते हैं, उसके लिए आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और योगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, जिसका सेचुरेशन लगातार गिर रहा है, एक बार लंग्स के ट्रीटमेंट शुरू हो जाने के बाद अगर वो प्राणायाम, कपालभाति ये सब कर सकता है तो उसमें ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है। तो सभी से ये भी अनुरोध रहेगा कि घर में रहें और प्राणायाम, कपालभाति जरूर करें। इससे क्या है कि आपकी श्वास की नली, आपका फेफड़ा स्ट्रांग होगा, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आपको संक्रमण के कम चांसेस होंगे। इसके अलावा और क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्योंकि लोग पैनिक हो जा रहे हैं, इससे आप क्या, अब सरकार भी कह रही है कि अब घर पे हमें मास्क लगाना चाहिए या आइसोलेट होना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मनीष जी, आप तो देख ही रहे हैं हॉस्पिटल के कैसे हालात हैं। इस हालात में भी सारे स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और आप भी आए हुए हैं, तो इस हिसाब से तो हम लोग को कब का संक्रमित हो जाना चाहिए था। इसलिए एक एग्जाम्पल हम लोग को भी देखें, आप डॉक्टर्स को भी देखें कि किस कंडीशन में, किस हालात में हम लोग कोरोना पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं कि कोरोना हर किसी को हो जाएगा। आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए रखें। बहुत सारे टैबलेट अवेलेबल है, जिंक, सेलेनियम, वो जो मल्टीपल टैबलेट गवर्नमेंट अपने तरफ से सारी कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को जो भी फॉलो करेगा उसको कोरोना संक्रमण नहीं होगा। वैसे ही लोग अब जो गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे, अपने मन की मर्जी से करेंगे, तो उनका तो कोई उपाय नहीं किया जा सकता है। आमतौर पर ये भी देखा जा रहा है कि जिनका टेस्ट अभी आना बाकी है वो भी रूम निकल रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि पॉजिटिव केसेस मार्केट में घूम रहे हैं, तो सरकार क्या कर सकती है? ये तो आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। समाज के प्रति आपकी अपनी दायित्व होनी चाहिए कि नहीं, अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो घर में रहूँ, होम क्वारंटाइन रहूँ, सरकार के दिए निर्देशों का पालन करूँ। और अगर आप सारी चीज़ें करेंगे आपकी स्थिति नहीं गड़बड़ होगी। हाँ, शुगर पेशेंट जो है, डायबिटिक पेशेंट है, उसमें कोरोना का रेट कुछ ज़्यादा स्पीड से बढ़ता देखा जा रहा है, तो उनसे अनुरोध है कि वो अपने शुगर लेवल को जरूर कंट्रोल में रखें। उसके बाद आपको कोई सिस्टमिक इलनेस है, एज एक फैक्टर था पिछले कोरोना में, लेकिन इस बार वैक्सीन लेने के कारण वो एक फैक्टर हट चुका है। इस बार जितने भी संक्रमित पेशेंट हैं वो 20 से लेकर 40 साल के बीच में है। आप भी देख रहे होंगे हॉस्पिटलाइज जितने लोग हो रहे हैं 60 प्लस नहीं हो रहे हैं, 50 प्लस नहीं हो रहे हैं। युवा वर्ग, क्योंकि युवा वर्ग को पिछले बार ये मैसेज चला गया था कि यूथ को कोरोना इफेक्ट नहीं कर रहा है,
तो जहाँ तक मुझे लगता है कोरोना ने अपना ट्रेड चेंज किया है, और ट्रेड चेंज करने के बाद वो जो है वो अब यूथ पे ही अटैक कर रहा है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ले रखा है। इसलिए 1 तारीख से सरकार वैक्सीन देने जा रही है। सभी युवाओं से अनुरोध है कि आप जरूर से जरूर जाके, और बहुत तरह की भ्रांति भी है कि वैक्सीन, आपने कहा कि जो कि आपने बात को वकालत आप कह रहे हैं कि पिछले बातों में भी आपने कहा कि जो लोग वैक्सीनेशन लिए हैं, जो आपने जो फिगर देखा इस पर, जो तस्वीरें जो साफ हुई हैं, जो ले चुके हैं उनकी इम्यून सिस्टम बढ़ी हुई है, उनमें काफ़ी बढ़ी हुई है, लेकिन एक भ्रांतियाँ थी लोगों में, लोग तो पहले तैयार नहीं हो रहे थे। आप ये कह रहे हैं कि जो भ्रांतियाँ थी वो उसे लेकर के अभी भी लोग हैं, तो क्या आप अपील क्या करेंगे लोगों को? सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि वैक्सीन जरूर से जरूर लें। वैक्सीन लेने के बाद हो सकता है कि आपको शरीर में दर्द, बुखार, इरिटेशन, आंखों में जलन कुछ 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन 2 वैक्सीन लेने के बाद इतनी गारंटी है कि आपकी जान नहीं जाएगी। आपके ऊपर कोरोना संक्रमण भी होगा, 100% ट्रीटेबल होगा वो। जब बात वैक्सीन की हुई है तो इसमें भी एक ओपिनियन चल रहा है 2 कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर के, ये क्या है? ये दोनों सेम वैक्सीन है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वैक्सीन है, तो आप जो ले सके। देखिए सरकार भी, भारत बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, और हर चीज़ हम लोग सरकार से ही उम्मीद करें तो वो संभव नहीं होगा। इसलिए सरकार ने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इनरोल किया है कि सरकारी हॉस्पिटल पे भीड़ ज़्यादा लोड ना पड़े। जो लोग सक्षम है कुछ पैसे देने में, वो पैसे दिला के वैक्सीन ले लें, और गरीबों के लिए तो सरकारी अस्पताल खुला हुआ है ही। मेरा मानना है 100, 150, 200 रुपये पॉकेट पे कोई बहुत ज़्यादा वजन नहीं देता है एक परिवार को जो कोरोना संक्रमण से बचना चाहता है। इसलिए सरकार ने 2-2 वैक्सीन दिए हैं। एक सरकार आप गवर्नमेंट सेटअप पे जाइए, फ्री में लीजिए, और शायद 100-200 रुपये रेट है प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन सर एक इसमें आया था कि ब्लड आपका थिकनेस बढ़ रहा था, हार्ट प्रॉब्लम होता है, ये क्या भ्रांतियाँ लोगों को आप जरा बताएं। देखिए पहले जो अटैक आ रहा था, ये कोरोना वायरस में क्या हो रहा है ना, अब पहले जो देखा जा रहा था ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर रहा था, ब्रेन स्ट्रोक में भी आ रहा था। तो ये वायरस की एक्टिविटी है जो कि पहले ब्लड को थिक कर देते थे। उसके लिए हम लोग एनॉक्सोपायरिन 40 mg अभी भी गवर्नमेंट रिकमेंडेड है। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर के तहत इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट जो पॉजिटिव हो जाता है कि ब्लड थिक ना हो। ब्लड एक बार थिक हो जाने के बाद वो कहीं पर कुछ भी डैमेज कर सकता है बॉडी में, हार्ट ब्लॉकेज कर सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक ला सकता है, जो पहले संक्रमण में देखा गया था। इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए हम लोग एनॉक्सोपायरिन 40-60 जैसा पेशेंट का रिव्यू है, हम लोग इंजेक्शन दे रहे हैं। और अभी तक तो लगभग मैंने 30 पेशेंट ट्रीट किए हैं, 100% रिजल्ट रहा है मेरे हॉस्पिटल का, और आगे देखते हैं। सर एक और सवाल है कि सरकार ने, मंसूरन सरकार ने, मुखिया ने मिनी लॉकडाउन जिसे हमने कहा, तो इसका असर आप क्या देख रहे हैं? आप भी बाहर निकलते हैं, किस तरह का? नहीं, लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन, एक चेन तो टूटेगा, संक्रमण का चेन तो टूटेगा। अगर लोग घर में नहीं रहेंगे, घर में ही रहेंगे, आपस से मिलेंगे ही नहीं, तो किसी भी वायरस का एटमॉस्फेयर में एक सर्टेन लाइफ होती है। वो ऐसा नहीं कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जिंदा रहेगा। सर्टेन आवर हो सकता है, सर्टेन मिनट हो सकता है, सर्टेन सेकंड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट कहाँ पे कैसा है। तो लोग अगर घर से ही नहीं निकलेंगे, अगर एटमॉस्फेयर में वायरस भी है तो उसको अटैक करने के लिए कोई बॉडी ही नहीं मिलेगी, तो स्वतः एटमॉस्फेयर में ही खत्म हो जाएगा वो। थोड़ा सा जवाब कि अब एक पूर्ण लॉकडाउन भी लगा देना चाहिए, ट्रायल 15 दिन कम से कम। ये सरकार का निर्णय हो, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं इस पर निर्णय लेने के लिए। इसके लिए बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, मुझसे ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जो निर्णय लेंगे सर्वमान्य होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे ये सिवांता हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर गौरव सिंह हैं और कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से इन्होंने सब कुछ बताया, ये निश्चित तौर है कि आप पैनिक ना हो, आप इम्यूनाइजेशन के जो चल रहा है वैक्सीनेशन उसे ले, आप कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बीच के में आप न फंसे, आपके पास जो अवेलेबल है वो लें, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पैनिक ना हो।